अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। हाँ जी, कल मैंने वो दिसंबर 16 का सवाल दिया था IS-36 का कि आप वो होमवर्क कर लीजिए। मैंने सोल्यूशन उसका अपना दिया था, आपको वो अपलोड किया हुआ है। और इसमें एक मसला तो ये हो सकता है, आपको जो जो पॉसिबल मसले मुझे लग रहे हैं, एक मसला ये हो सकता है कि इसकी कैन बी एलोकेटेड वाली बात है कि कैन नॉट बी एलोकेटेड वाली बात है, नहीं बताई। तो एक तो ये कि इसका मतलब ये निकल सकता है, जो कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स यूज्ड दिसंबर 2016 IS-36 वाला होमवर्क कह रहा हूं, इंटरचेंजेबली बाय ऑल सेगमेंट्स, ये मतलब निकल सकता है। वैसे भी अगर ये भी ना लिखा होता, खामोशी होती, तो फिर कैन बी एलोकेटेड वाला सवाल आसान है कि कैन नॉट बी एलोकेटेड वाला। कैन बी एलोकेटेड तो खामोश है, तो आसानी अज्यूम करिए तो कैन बी एलोकेटेड। दूसरा मसला इसमें यह है कि जब हमने लॉसेस निकाल लिए, 3 सीजीयूज थे, तीनों में कॉर्पोरेट एसेट्स गुडविल को बांटा। और बांटा कैसे, ये वर्किंग 2.1 में रेशो निकाली हुई है और उसी रेशो में बांट दिया। फिर कैरिंग अमाउंट्स निकली, रिकवरेबल अमाउंट वर्किंग 3 में निकाली थी, आसान थी, कैश फ्लो से निकालनी थी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दी हुई थी, और उनमें से जो हायर थी वो रिकवरेबल थी। तो तीनों सीजीयूज में से 2 पे निकल आया इंपेयरमेंट लॉस, 1 पे नहीं है। ठीक है, 1 पे नहीं है। अच्छा, अब जिनमें निकल आया, अब उनमें जब हम लॉसेस बांटेंगे, तो लॉसेस बांटेंगे तो फिर उनमें एसेट्स की डिटेल है, बसेस है, अदर एसेट्स हैं, अब इनको बांटना है। जब इंडिविजुअल एसेट्स आ गए ना, अब तो कल मैं बात कर रहा था कि अगर सीजीयू है तो लिमिट नहीं लगनी, एसेट्स में तो लगनी है, तो अब बसेस की लिमिट लगेगी। बसेस के लिए क्या आपको अवेलेबल है? बसेस के लिए आपको उनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अवेलेबल है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में वैसे तो आसान सी चीज है, लेकिन इसमें शायद मसला हो कि जो फेयर वैल्यू की कोटेशंस हैं वो 3 दी हुई हैं, तो उनमें अक्लमंदी क्या है? हायर वाली लेंगे और क्या करेंगे। तो देखिए, हायर हमें नेट शोरूम 1 से मिल रहे हैं पैसे, बाकी देखें तो 2.62 और 0.2 2.42 रह जाएगा। तीसरा वाला 2.5 और 1 2.4 रह जाएगा। लेकिन जो पहला वाला है 2.52 और 0.05, तो ये 2.47 बने 2.47 बनेगा। तो हम शोरूम 1 वाली फिगर्स को लेंगे। ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गई। तो वर्किंग 1.1 और वर्किंग 1.3 एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये लिमिट्स कैसे निकाली। बस की तो लिमिट आ गई, फेयर वैल्यू वो दी हुई थी, उसको सिर्फ नंबर ऑफ बसेस से मल्टीप्लाई किया है और वो लिमिट बन गई। कंप्यूटर्स और इक्विपमेंट की कैसे निकली? आपको सवाल में जो कंप्यूटर नेटवर्क दिया हुआ है या इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं, अब ये जो इक्विपमेंट है ये सिर्फ एक ही चीज है, यानी बस ये एक इक्विपमेंट है? नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं और इनमें से हम इनकी कैरिंग अमाउंट को सीजीयूज में बांट रहे हैं, तो उनकी फेयर वैल्यू को भी तो बांटना है ना, तब ताकि कंपैरिजन फेयर हो सके।
अगर इसकी कैरिंग अमाउंट, मिसाल ले रहा हूं, कैरिंग अमाउंट 100 होती, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 80 होती, और अगर हम इस 100 को इन तीनों में बांट रहे हैं, इसमें बांट दिया 60, इसमें बांट दिया 25, इसमें बांट दिया 15, अगर कैरिंग अमाउंट को बांट दिया, तो अब इस कैरिंग अमाउंट में जब हमने लॉस एलोकेट करते हुए लिमिट देखनी है, तो इस 80 का भी तो कुछ करना है ना। तो इस 80 को इनमें से किसकी कैरिंग फेयर वैल्यू मान लें, वो भी बांटनी पड़ेगी, क्योंकि फर्ज कर लेते हैं कि ये 10 इक्विपमेंट थे, तो अगर 10 में से 6 इधर चले गए, 2.5 इधर आ गया, 1.5 इधर आ गया, तो फिर फेयर वैल्यू पे तो अकॉर्डिंगली जाएगी ना। और वो कैसे जाएगी, अगर 100 कैरिंग अमाउंट की फेयर वैल्यू 80 है, यानी 80%, तो फिर इनके भी 80% होंगे। यानी तो ये जो इक्विपमेंट था और कंप्यूटर नेटवर्क था, इनकी फेयर वैल्यूज को भी उसी तरह तोड़ दिया जिस तरह इनकी कैरिंग अमाउंट्स को तोड़ा था, ताकि अब जब लॉस एलोकेट हो तो ये लिमिट का काम दे सकें, और काम दिया, कंप्यूटर नेटवर्क की लिमिट आ गई। अगर हम ये ना तोड़ते तो फिर कंप्यूटर नेटवर्क की लिमिट कैसे आती, तो इसलिए इसको भी हमने तोड़ लिया। अच्छा, अब इसमें आईकैप के सोल्यूशन में क्या गलती थी, जो मेरी जितनी आईएस की समझ है उसके मुताबिक साफ साफ गलती है कि जब हम गुडविल को और कॉर्पोरेट एसेट्स को सीजीयूज में बांट लेते हैं ना, तो फिर गुडविल के अब टुकड़े हो गए हुए हैं। अब उन सीजीयूज के अंदर अगर इंपेयरमेंट होगी तो गुडविल को इंपेयरमेंट चली जाएगी। जैसे सीजीयू 3 थे, गुडविल टोटल कितनी थी? 10। अगर गुडविल ना बंट पाती और हम सीजीयूज की इंपेयरमेंट करने के बाद एक बड़ा ग्रुप बनाते, और फिर जब उस बड़े ग्रुप की इंपेयरमेंट करते, तो सबसे पहले किसको जाती? गुडविल को। लेकिन ये तब होता अगर गुडविल एलोकेट ना हो पाती और बड़ा ग्रुप बनता। अब जब हमने ग्रुप्स बना लिए और इन ग्रुप्स के अंदर गुडविल बंट गई, इसकी 10 के 3 हिस्से हमने कर लिए, अब गुडविल के साथ वो सलूक होगा जो इस सीजीए के बाकी एसेट्स के साथ होगा। अगर ऑरेंज सीजीयू इंपेयर ही नहीं हो रहा, तो उसमें शामिल हुई गुडविल भी इंपेयर नहीं होगी। वो क्यों इंपेयर, उस बेचारी का क्या कसूर है? जब हमने गुडविल को सीजीयूज में बांट दिया, तो फिर सीजीयू की इंपेयरमेंट उसके अंदर रहते रहते होगी। अगर ऑरेंज के हिस्से में कितनी कितनी गुडविल आई थी, ग्रीन के हिस्से में कितनी आई थी? 5.69, 8। जब ऑरेंज के हिस्से में गुडविल इतनी आई है, तो अब ऑरेंज की इंपेयरमेंट टेस्टिंग सिर्फ ऑरेंज के लिए, बाकियों को देख के नहीं है। तो जब ऑरेंज इंपेयर ही नहीं हो रहा, तो फिर 0.89 को इंपेयरमेंट का हिस्सा भी नहीं जाएगा। तो आईकैप के सोल्यूशन में क्या गलती थी, उन्होंने इंपेयरमेंट लॉस सारा का सारा 10 को चार्ज कर दिया। ये सही नहीं है। अगर गुडविल बटी ना होती तो और बात थी। अब जब बंट गई है तो फिर उस बेचारे को सारा का सारा चार्ज करना क्योंकि 10 तो है ही नहीं ना, 10 तो बांट दिया। तो इसलिए आईकैप के सोल्यूशन में इसको लॉस सारा का सारा बांटा हुआ था, वो सही नहीं, इसलिए मैंने सोल्यूशन चेंज करके दिया था आपको। चल, इसके अलावा मुझे और लग नहीं रहा मसला कोई हो इंडिविजुअली तो आप पूछ लीजिएगा। IAS 36 वाला मामला क्लोज है बिल्कुल अब, और इफ्रिक 1 मैंने कल कराया था, वो भी कल ही खत्म कर दिया था। अब आते हैं IFRS 5 पे। ये IAS 36 से मिलता जुलता है, इसलिए अभी इसके साथ करा रहा हूं। अच्छा, इस वीक में ना, ये जो अभी कल की भी क्लासेस बाकी हैं, अभी मैं निस्बतन छोटे IAS करा रहा हूं अभी, क्योंकि स्टूडेंट्स रोज एडमिशन हो रहा है स्टूडेंट्स का। फिर जब वो स्टूडेंट्स आएंगे फिर उनको एक साथ 6, 7, 8 लेक्चर सुनने होंगे। अब जैसे ही मैं लेक्चर 9 कर रहा हूं, तो अब ये इकट्ठे 9 लेक्चर सुनेंगे। तो अभी शुरू में जो 2 हफ्ते थे, मैंने उसमें छोटे टॉपिक रखे हैं। हो सकता है आगे भी 1-2 दिन मैं छोटे टॉपिक करा लूं, उसके बाद फिर बड़े टॉपिक मुझे करने हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बड़ा टॉपिक है, करना है मैंने। लीजेस बड़ा टॉपिक है, IAS 19, IFRS 2, ये फिर बड़े बड़े टॉपिक स्टार्ट करने हैं मैंने। ये जब बड़े बड़े टॉपिक करा लूंगा ना, फिर कंसोलिडेशन कराऊंगा। कंसोलिडेशन आप समझ लीजिए रफली कहीं सितंबर में। तो कंसोलिडेशन में से एक 25 नंबर का सवाल आता ही आता है। तो कंसोलिडेशन से पहले मैं इतने स्टैंडर्ड करा चुका हूं कि कंसोलिडेशन में जिन जिन स्टैंडर्ड का इस्तेमाल होना है वो हम कर चुके होंगे। तो कंसोलिडेशन से पहले मैंने 2-3 बड़े स्टैंडर्ड्स कवर करने हैं। तो अभी इस वीक में भी, कल भी मैं कुछ छोटे IAS देखूंगा, 1-2 करा दूंगा। तो अगले वीक से फिर इंशाल्लाह बड़े IAS शुरू करने हैं मैंने।
ताकि जो लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी बैठ के सुनना भी चाहें तो छोटे आईएएस सुन सकें। IFRS 5 छोटा आईएएस है लेकिन गहरा है थोड़ा सा। इसमें नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड discontinued operations non-current assets held for sale and discontinued operations। इसमें से एक दो छोटी छोटी चीजें कंसोलिडेशन में जाके डिस्कस होंगी, वरना मेनली मैं अभी डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब्सिडरी से रिलेटेड है। सब्सिडरी तो वो मैं आपको जब कंसोलिडेशन पढ़ाऊंगा ना तब डिस्कस कर लूंगा, अदरवाइज मेनली ये आईएएस हो जाएगा आज। कोशिश करूंगा अगर ये कंप्लीट होके साथ एक और आईएएस भी शुरू करा सकूं, बहरहाल ये इंशाल्लाह हो जाएगा, अगर कुमैल ने ज्यादा सवाल ना पूछे तो उसके नोट्स खोल लें आप, जो मैंने साथ पीडीएफ अपलोड किए हैं। चलें जी, खोलिए नोट्स। जो आसान आसान चीजें हैं वो जबानी बता के गुजरूंगा, और जो मुश्किल है फिर वो समझाऊंगा जिस तरह पहले कर रहा था। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। नॉन करंट एसेट तो पता ही नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। हेल्ड फॉर सेल बेचने के लिए रखे हुए हैं। एक है वैसे नियत कर लेना कि बस हम बेच ही देंगे उसको, ये और चीज है। और हेल्ड फॉर सेल बाकायदा लेबल लग जाना, इसके लिए कुछ कंडीशंस पूरी होनी होती हैं, उसके लिए IFRS 5 बना है। दोबारा सुनिए, अगर हमने किसी गाड़ी के बारे में सोच लिया कि चलो यार बस अब इसको बेच ही देंगे, बहुत हो गया अब चेंज कर लेते हैं, तो ये वैसे हमने सोच लिया कि चलो बस ठीक है अब इसको बेचने के लिए रख देते हैं, ये हमने वैसे कह दिया हेल्ड फॉर सेल। लेकिन यहां जो हेल्ड फॉर सेल है ना, ये लेबल हेल्ड फॉर सेल तब लगेगा जब कंडीशंस पूरी हो रही होंगी, और एक बार जब लेबल लग जाएगा हेल्ड फॉर सेल तो उस एसेट की अकाउंटिंग फिर बाकी आईएएस से निकल के इस आईएएस में आ जाएगी। जैसे हमने कोई प्लांट बेचना है, अब वो प्लांट है तो IAS 16, लेकिन अगर इस आईएएस की कंडीशंस पूरी हो गई और ये लेबल लग गया तो फिर वो IAS 16 से निकल जाएगा और इस आईएएस के तहत अकाउंट फॉर हुआ करेगा। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट, अच्छा इसमें ना दो चीजें, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, इस पे बाद में आता हूं, पहले नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल की बात करते हैं। ये जो स्कोप में आईएएस लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए। स्कोप के अंदर ये जो 6 मैंने एसेट्स लिखे हैं, मैंने क्या मतलब आईएएस में डेफर्ड टैक्स एसेट्स हैं, फिर IAS 19 एक चीज पढ़नी है हमने, उसमें कुछ एसेट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स टाइप, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फेयर वैल्यू मॉडल वाली, फिर इसी तरह से बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, फेयर वैल्यू वाले, कॉस्ट मॉडल वाले भी होते हैं लेकिन फेयर वैल्यू वाले। फिर इसके अलावा IFRS 17 है। ये कुछ एसेट्स हैं, इनमें से आपके जो पहले FER 2 लेवल पे पढ़े हुए हैं ना, उनमें डेफर्ड टैक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बायोलॉजिकल एसेट्स हैं और फाइनेंशियल एसेट्स, ये आपने FER 2 में पढ़े हुए हैं जी। कुछ ने पढ़े हैं कुछ ने नहीं पढ़े हैं, बाकी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। इन एसेट्स के बारे में
ये आईएस क्या कहता है, ये जरा गौर से पढ़िएगा, गहरी बात है। आईएस में एक बात होती है मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या होती है कि वैल्यू क्या लगानी है। एक होती है प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, कि इसको कहां कैसे प्रेजेंट करना है, ये अलग अलग बातें। ये जो लिस्ट है ना एसेट्स की, इनकी मेजरमेंट तो आईएफआरएस 5 ने नहीं बतानी, लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ये आईएस बता सकता है। ये जरा वर्डिंग देखिएगा, पहली लाइन क्या लिखी हुई है कि इस आईएस की मेजरमेंट प्रोविजंस तो इन पे नहीं लगेगी, यानी इनकी वैल्यूएशन तो आईएफआरएस 5 ने नहीं बतानी, लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन वो जरूर इस आईएस के मुताबिक हो सकती है, अगर ये डिस्पोजल ग्रुप का पार्ट है तो। डिस्पोजल ग्रुप क्या होता है अभी करते हैं बात। देखें, अगर कोई एसेट जो इस आईएस में फॉल कर रहा है जो कि वो नहीं है, उस पे तो मेजरमेंट वगैरह सब इस आईएस वाली लगेगी ना। अब ये वो एसेट्स हैं जिनकी मेजरमेंट तो इस आईएस के मुताबिक नहीं है, लेकिन अगर ये डिस्पोजल ग्रुप का हिस्सा बन गए तो फिर इनकी प्रेजेंटेशन वगैरह इस आईएस ने बतानी। ये हेल्ड फॉर सेल होते रहे, इन पे ये आईएस नहीं लग रहा। देखो, हम कह रहे हैं कि नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में ये वाले नहीं आएंगे, तो ये हेल्ड फॉर सेल होने थे तभी यहां पे लाने से मना कर रहे हैं ना। इनको भी तो हमने बेचने के लिए रखा हो सकता था ना, तो वो हेल्ड फॉर सेल थे, इवन देन यहां नहीं आना। तो ये बात नहीं है कि अच्छा सर अगर हेल्ड फॉर सेल हो गए तो यहां आ जाएंगे, नहीं, फिर भी नहीं आएंगे। अगर उनको बेचने के लिए भी रख दिया फिर भी यहां नहीं आना। तो ये जो 5-6 नाम हैं, इन एसेट्स को बेशक बेचने के लिए भी रखा हो, लेकिन इन्होंने यहां नहीं आना। लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन इस आईएस के मुताबिक हो जाएगी अगर ये डिस्पोजल ग्रुप का हिस्सा है तो। डिस्पोजल ग्रुप क्या होता है बताता हूं, ठीक है। इन 6 एसेट्स की मेजरमेंट इस आईएस के मुताबिक नहीं है, लेकिन चूंकि अगर ये डिस्पोजल ग्रुप का हिस्सा बन गए तो फिर पूरे ग्रुप का हिस्सा होंगे, तो जहां जहां जैसे जैसे ग्रुप प्रेजेंट हो रहा होगा फिर ये भी प्रेजेंट हो रहे होंगे। क्लियर है बात। ये पढ़ लें अंग्रेजी तो बेहतर है, ये जो स्कोप की अंग्रेजी लिखी है ना डिस्पोजल ग्रुप के डब्बे से ऊपर ऊपर, ये सारी पढ़ लें। समीर, पानी का कहना है यार। पढ़ लिया, चले। डिस्पोजल ग्रुप क्या लगता है नाम से, डिस्पोजल ग्रुप? एक ग्रुप ऑफ एसेट्स जो पूरा का पूरा ग्रुप ही बेच देना है। ये नहीं, क्लास ऑफ एसेट्स नहीं कह रहा, ग्रुप ऑफ एसेट्स, यानी एक पूरी फैक्ट्री बेच देनी है। अब वो जो फैक्ट्री है, हमने जब पूरी फैक्ट्री ही बेच देनी है तो उस फैक्ट्री के अंदर बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेंट्री सब बेच देना है ना। तो ये ग्रुप ऑफ एसेट है जो बेचना है, और ये डिस्पोजल ग्रुप है। तो डिस्पोजल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप ऑफ एसेट्स है जिनको हमने बेचना है। सिंगल ट्रांजैक्शन तभी ग्रुप है, ऐसा नहीं कि जितने बेचना है सबको एक जगह साइड पे खड़े कर दो, ऐसा नहीं। वो एसेट्स जिनको एक ही ट्रांजैक्शन में, जैसे मैंने कहा फैक्ट्री बेचनी है, तो फैक्ट्री बेचना एक ही ट्रांजैक्शन है ना, तो वो जो फैक्ट्री है उसके अंदर जितने भी एसेट्स हैं वो सब मिला के फैक्ट्री को हम ग्रुप ऑफ एसेट्स बोलेंगे। हो सकता है उनमें कोई रिलेटेड लायबिलिटी भी हो, जैसे अगर प्लांट डिस्मेंटल करने की लायबिलिटी थी तो जिसको फैक्ट्री बेचेंगे जिम्मेदारी भी उसी की। फिर तो एसेट्स और लायबिलिटीज एक ग्रुप का हिस्सा हो और हमने वो पूरा ग्रुप ही बेच देना हो, इसको डिस्पोजल ग्रुप कहते हैं। यार ट्रांजैक्शन तो एक ही है ना, वो इंस्टॉलमेंट में बेचने से क्या मुराद है? हाँ। बेच तो फैक्ट्री पूरी थी ना,
वो तो कैश मिलने की बात है, वो तो एक अलग चीज है। फैक्ट्री बेच दी ना पूरी, तो बस फैक्ट्री बेची, एक ट्रांजेक्शन। हम बेच क्या रहे हैं, पूरी फैक्ट्री बेच रहे हैं ना, तो ये ग्रुप है जो हम बेच रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो डब्बा है, डब्बे में पहला पॉइंट तो ये आ गया कि डिस्पोजल ग्रुप है क्या। अगला पॉइंट ये भी थोड़ा सा गहरा है। अगर कोई प्लांट वगैरह है, अच्छा मैंने अभी नॉन करंट एसेट्स जो कि इस आईएस में फॉल नहीं कर रहे, वो 6 है ना, उसके अलावा तो बाकी हैं। आई-16 के जितने एसेट्स हैं वो इन पे आईएस लगेगा। अगर उनको बेचने के लिए रखा होगा और उनकी कंडीशंस पूरी हो रही होंगी तो आईएस लगेगा। प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इन पे आईएस लगेगा। अगर हमने कोई एक बिल्डिंग बेचने के लिए रखनी है, एक बिल्डिंग, और उसके लिए आईएफआरएस 5 की कंडीशंस भी पूरी हो गई, तो उस बिल्डिंग पे आईएफआरएस 5 लगेगा। जो भी आईएफआरएस 5 में कहना है ना कि जैसे मिसाल दे रहा हूं, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी आइंदा, ये आईएफआरएस 5 कहता है। तो अगर एक बिल्डिंग हमने बेचनी है और ये वाली कंडीशंस पूरी हो गई, तो उस बिल्डिंग पे आईएफआरएस 5 की मेजरमेंट के रूल्स लगने शुरू हो जाएंगे, जिन रूल्स में से एक है डेप्रिसिएट होना बंद हो जाएगा। इसी तरह से और भी वैल्यूएशन के रूल्स हैं। लेकिन अगर हमने पूरी फैक्ट्री बेचनी है, एक था कि अगर कोई एक एसेट बेचना है, अब मैं कह रहा हूं पूरी फैक्ट्री बेचनी है, तो उस फैक्ट्री के अंदर जो 2, 4, 5 एसेट्स हैं, जैसे बिल्डिंग है फैक्ट्री की, प्लांट है फैक्ट्री का, फर्नीचर है फैक्ट्री के, अगर हमने बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर अलग अलग बेचने होते तो इन तीनों पे आईएफआरएस लगता है ना। अरे भाई, अगर फैक्ट्री ना बेचनी होती, बिल्डिंग, प्लांट अलग अलग बेचने होते, फिर लगता है ना। तो ये वो एसेट्स हैं जिन पे अलग अलग ही आईएस लग जाना था। लेकिन चूंकि अब ये ग्रुप का हिस्सा है, तो इन पे फिर अलग अलग आईएस लगाने की बजाय ग्रुप पे एज अ होल आईएस लग रहा होगा। आईएस लग रहा होगा से मुराद है जो आईएस ने वैल्यूएशन के रूल्स बताने हैं ना, वो वैल्यूएशन के रूल्स उस बिल्डिंग, प्लांट और इक्विपमेंट पे अलग अलग लगने की बजाय पूरी फैक्ट्री पे लग रहे होंगे, उन इंडिविजुअल्स पे नहीं लग रहे होंगे। ये दूसरा बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है। ये भी ओके हो गया। चले, नॉन करंट एसेट्स यानी कोई एक एसेट या पूरी फैक्ट्री। अब आइंदा जहां भी बात होने लगी है ना, आप देखेंगे नॉन करंट एसेट लिखा होगा, साथ ब्रैकेट में और डिस्पोजल ग्रुप लिखा होगा। यानी अब जो भी बात बताने लगे, एक फैक्ट्री बेचनी हो तो भी वही बातें लगेंगी, और अगर एक एक एसेट बेचना तो भी ये रूल लगेंगे। तो जहां भी हम लोग अब ऑनवर्ड पढ़ने लगे, जो बात एक नॉन करंट एसेट के लिए हो रही होगी, वो बात पूरे डिस्पोजल ग्रुप के लिए भी हो रही होगी। तो अब हम पढ़ने लगे क्लासिफिकेशन। हेडिंग आ गई क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल, यानी क्या खास बात हो कि हम किसी गाड़ी को, हम किसी प्लांट को, किसी कंप्यूटर को जो हमारे नॉन करंट एसेट्स में थे और उनको इंडिविजुअली बेचना था, क्या कंडीशंस पूरी हो जाएं कि हम उनको कह दें कि ये हेल्ड फॉर सेल है। या फिर फैक्ट्री है अगर, तो क्या कंडीशंस पूरी हो जाएं कि हम कह दें अब ये फैक्ट्री हेल्ड फॉर सेल है और एसआईएस के रूल्स लगने शुरू हो जाएंगे। अब हम वो कंडीशंस देखते हैं। जब बात ये हो रही थी कि क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल ये है कि अगर हमने किसी एक एसेट को इस आईएस वाला लेबल लगाना है या पूरे डिस्पोजल ग्रुप को ये आईएस वाला लेबल लगाना है, क्या लेबल, हेल्ड फॉर सेल, तो उसकी कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है सारी। अब वो कंडीशंस क्या हैं, अब ये नीचे देखिए बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं सारे, क्विकली मैं पढ़ देता हूं, और उसमें मैंने कोशिश ये की है कि जो ज्यादा कीवर्ड थे मैं इनको हाईलाइट, बोल्ड भी कर दूं। बहरहाल ये आपने याद रखनी है कंडीशंस। अगर आईएस साथ लेके गए होंगे तो लिखी हुई है, नहीं लगे गए होंगे तो याद रखनी है आपने। पहली बात कि इसकी कैरिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू अ सेल ट्रांजैक्शन रादर देन थ्रू कंटिन्यूइंग यूज। यानी हमने जिस एसेट को बेचने का इरादा कर लिया है, ऐसा ना हो कि अच्छा देखेंगे साल, 2 साल, 3 साल इस्तेमाल तो करें ना, उसके बाद कभी बेच देंगे, नहीं।
अगर बेचने का इरादा कर लिया है तो बस अब बेचना ही है, अब उससे मिलने वाला बेनिफिट सिर्फ सेल ही हो, यूज ना हो। यह मतलब है पहले बुलेट पॉइंट का। दूसरे बुलेट पॉइंट का मतलब है कि एसेट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल हो। जैसे हमने एक घर, बल्कि चलें बिजनेस की मिसाल देता हूं। बिजनेस ने एक बिल्डिंग बेचने का इरादा कर लिया, लेकिन बेच के कहां जाना है यह तो सोचा ही नहीं अभी। जैसे हम अगर चलें घर वाली मिसाल देता हूं दोबारा, अगर घर बेचना हो अपना तो घर बेच दें और अगलों को चाबी पकड़ा दें, और अब जब घर से सामान बाहर निकले अरे अब हम किधर जाएं, वो देखो यार कि और घर देखो, ये तो नहीं ना करेंगे। अगर हमने घर बेचना है तो पहले जहां जाना है पहले वो घर पक्का करेंगे, जब वहां सब पक्का हो जाएगा फिर इसको बेच के निकलेंगे। तो अगर ऐसी सूरत हो कि हमारे पास अभी जाने का आगे इंतजाम नहीं है, तो बेशक हमने जितना मर्जी इरादा कर लिया इस घर के बेचने का, यह घर इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम नहीं छोड़ सकते जब तक अगला ठिकाना नहीं बनता। इसी तरह ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में इरादा है कि ऊपर जो फ्लोर बना हुआ है कमरे, उनको गिरा के नए कमरे बनाने और फिर आगे बेचने। और कस्टमर से बात भी यही हो रही है कि अभी हमने ना ऊपर कमरे शमरे गिराने और फिर उसके बाद आपको बेचेंगे। बात हो गई, तय हो गई। तो ये घर इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल है? नहीं है अवेलेबल। तो इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, यानी बहुत चांसेस हैं कि सेल हो जाएगी। अच्छा, अब ये बहुत चांसेस हैं वाली बात कैसे पूरी होगी, इसकी आगे फिर सब कंडीशंस आ गई। ये देखिए नीचे बुलेट पॉइंट, अब ये फूल फूल बनने शुरू हो गए। अब ये सारे किसकी कंडीशंस हैं? सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल के साबित करने के लिए। उनमें क्या है? नंबर 1 के मैनेजमेंट का इरादा हो और वो उस इरादे पे कायम हो, कमिटेड टू अ प्लान टू सेल, प्लान हो और उस पर कमिटेड भी हो। दूसरा, बायर ढूंढना भी शुरू कर दिया हो और बाकायदा एक्टिव प्रोग्राम चला दिया हो। एक्टिव प्रोग्राम से क्या मुराद है? एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी हो, एजेंट्स को कहना शुरू कर दिया हो, यही है ना एक्टिव प्रोग्राम। प्रॉपर्टी डीलर्स को कहना शुरू कर दिया कस्टमर ढूंढ के लाओ, तो ये एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट बायर शुरू हो गया। नेक्स्ट, प्रॉपर मार्केटिंग हो रही है, और वो भी किस प्राइस पे? फेयर वैल्यू पे। अगर एक एसेट जो हमने बेचना है, गाड़ी बेचनी है, मार्केट में उसकी वैल्यू ही 20 लाख है, और मैं कहूं कि जी मैं तो 40 लाख की बेच लूंगा, और मेरा पक्का इरादा है, मैंने तो डीलर को भी कह दिया है, मैंने तो इश्तिहार लिख के लगा दिया है, मैं कसम से तैयार हूं गाड़ी बेचने के लिए, भाई मैंने कीमत ही 40 लाख रखी हुई है, कौन खरीदेगा? मैं तो अपने आप को धोखा दे रहा हूं फिर। तो कंडीशन है कि हम जो प्राइस लगाएं वो फेयर वैल्यू के आसपास ही होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, हमें बहुत उम्मीद हो कि सेल 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगी, बहुत उम्मीद हो हमें। और लास्ट, ना हमारा इसको कैंसिल करने का इरादा है और ना चेंज करने का इरादा है। इट इज हाईली अनलाइकली कि हम प्लान या तो छोड़ देंगे या चेंज कर देंगे। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं तो हेल्ड फॉर सेल का लेबल लग जाएगा। अच्छा, अगर ये कंडीशंस ईयर एंड के बाद पूरी हो रही है फिर नहीं। ये अगला डब्बा पढ़ लें। IS 10, अगर ईयर एंड के बाद कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं होता, ये नॉन एडजस्टिंग है। ईयर एंड पे कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है। ये जो कैपिटल बेच रहे हैं, ये वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। कुछ ऐसा तो देता है जैसे खराब हो गए तो दोस्तों बेचने के अलावा ये तो डिपेंड करता है ना कि बेचना किसको है। अगर बेचना ही खराब हुए के तौर पे बेचना है तो बस ठीक है, अवेलेबल है। अगर चलता करके बेचना है तो फिर अवेलेबल नहीं है। हाँ, मतलब एक डैमेज हुआ है, एक तो है कबाड़ियों को बेचना है। अगर एक बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है तो वो तो एसेट ही नहीं रहा ना हमारा। एसेट हो लेकिन खराब है, हमारे काम का नहीं रहा, वरना है काम का, बिल्कुल है, बिल्कुल थोड़ा सा रिपेयर कराएंगे बिल्कुल फिट चलेगा। तो अब जिसको बेचना है ये देखना पड़ेगा कि वो बेचना किस तरह से। अगर ये खराब कह के ही बेचना तो बस ले जाओ उठा के, होगा ना, बिल्कुल खत्म ही हो गया, स्क्रैप ही हो गया। तो फिर देखें, ये तो तब अप्लाई होना था
अगर वो एक नॉन करंट एसेट रहना था, अगर हम कबाड़ियों को ही बेचने लगे हैं फिर तो परसों बेच देंगे, फिर तो ये आईएस लगाने की जरूरत नहीं है। चलें आगे चलते हैं जी। एक कंडीशन है कि सेल 1 साल के अंदर अंदर पूरी हो जाए, हमें उम्मीद है। जैसे अगर हमने बिल्डिंग बेचनी है तो बिल्डिंग बेचना आसान काम नहीं होता, महीनों लग जाते हैं। तो कंडीशन ये है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर सेल कंप्लीट हो गई हो। लेकिन चूंकि फ्यूचर वाली बात है ये, तो इस पे हमारा कंट्रोल तो नहीं है। तो इस आईएएस की तरफ से एक एक्सेप्शन भी आ गई कि अगर हालात ऐसे थे, हमारा कसूर नहीं था, हम तो अभी 2 महीने के अंदर अंदर बेच देते, लेकिन हालात ऐसे आ गए कि अब बात साल से आगे निकल जाएगी। जैसे अभी ये पेंडेमिक आ गया, अभी ये जो कोरोना की वजह से सारा कुछ बंद हो गया, तो वो जो जिसने एसेट बेचना था, अब देखिए 6 महीने तो होने वाले हैं इस बात को, फरवरी से तो तकरीबन मार्च से तो बंद है सारा कुछ, 6 नहीं 4 महीने तो चले हो गए हैं। अब ये जो मार्च से सब बंद है, हो सकता है कोई एसेट जो आज से 10 महीने पहले रखा हो कि हाँ 1 साल के अंदर अंदर तो हम इसको बेच ही लेंगे, लेकिन अब साल तो निकल गया आगे, जून तो क्रॉस हो गया, जून तो हो गया क्रॉस, अब तो हम जुलाई में खड़े। लेकिन ये जो डिले आया, ये किसी की गलती है नहीं, बस हालात ऐसे थे। तो अगर हालात ऐसे हों जो कि अनअवॉइडेबल हो, तो 1 साल से ऊपर निकल जाने वाला मसला खैर है, चल जाएगा। तो इसको कहेंगे कि 1 ईयर वाले रूल की एक्सेप्शन। तो ये अगले पेज के टॉप पे देखिए, 1 ईयर वाले रूल की एक्सेप्शन, ये पढ़ लें। ये कंडीशन सिर्फ उन हालात में जो एंटिटी के कंट्रोल में ना हो। जी पढ़ लिया। चल ये तो हो गए जो हमने बेचने के लिए रखे, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। एक और कैटेगरी है, एक प्राइवेट कंपनी जिसने जो ओनर्स को डिविडेंड नहीं बांट रहे थे, प्राइवेट कंपनी में इस तरह के काम हो सकते हैं, ओनर्स को डिविडेंड नहीं बांट रहे थे, तो सोचा कि ऑफिस की ना को गाड़ियां शाड़ियां इनको दे देते हैं। थे ओनर्स और उनको डिविडेंड नहीं मिल रहा था बड़े से, तो चलो इनको गाड़ियां दे देते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। तो ये हो जाएंगे नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। अब जब ये हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स हैं कि हमने गाड़ियां शाड़ियां सब रख ली हैं, बस अब वो जो ओनर के बच्चे हैं डायरेक्टर, वो दूसरे मुल्कों में गए हैं अभी सैर के लिए और वहीं फंस गए हैं, तो अब वो वापस आएंगे तो गाड़ियां कंपनी उनको बांट देगी, उनको एज एन ओनर बांट देगी। ये भी हो सकता है कि वो शेयर छोड़ना चाह रहा था, किसी को बेचना चाह रहा था, तो कहें यार चलो तुम गाड़ी तो लेके जाओ ना यहां से, तो उसको ओनर की कैपेसिटी में। एक तो है कि शेयर होल्डर जो बिजनेस का ओनर है वो कोई सर्विस दे रहा हो, जैसे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन होता है, वो कंपनी का एक्सपेंस है, वो और चीज है। ये जो डायरेक्टर्स होते हैं अगर कंपनी में ये काम कर रहे हैं तो इनको डायरेक्टर रेम्यूनरेशन मिलती है ना, ये एक्सपेंस है, ये और चीज है। उनकी ओनर की कैपेसिटी में उनको अगर एसेट्स देने हैं तो ये कहलाते हैं एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। इनके लिए भी मिलती जुलती शर्तें हैं।
ये देख लें, पढ़ लें, वही तकरीबन मिलती जुलती शर्तें। वही जैसे था कि एक्टिव प्लान शुरू कर दिया हो, प्रोग्राम शुरू कर दिया हो, तो वही जो भी इसके लिए एक्शन था, को कागज साइन कराने थे या शेयर होल्डर से बातचीत करनी थी, जाके एक्शन शुरू हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग क्या है ये भी। अच्छा, इसमें ना जो फाइनल में सवाल आते हैं ना, एक तो सवाल है फुल फ्लेज आईएएस कंसोलिडेशन का, ये तो फुल फ्लेज सवाल है। इसके अलावा सवाल स्टैंडर्ड्स के ऊपर इस तरह के भी आ सकते हैं कि ये 15-20 नंबर का सवाल हो जिसमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स हो और कहा हो कि अबव को डिस्कस कर दें, और वो जो पैराग्राफ हो वो एक एक